वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रनर। तो ये यूपी जीके की बुक है जो घटना चक्र की होती है। और इसमें जैसे कि यूपी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें यूपी जीके पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पीसीएस आरओ एआरओ जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो सभी इसमें दिए गए हुए हैं। तो आज का टॉपिक है भौगोलिक परिदृश्य। इसके पहले था आर्थिक परिदृश्य जो कि क्लास हो चुकी है, तो ये थर्ड क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो राजस्थान के साथ भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, हरियाणा के साथ भी लगती है, लेकिन पंजाब के साथ में उत्तर प्रदेश की कोई भी सीमा नहीं लगती है। इसकी है जो व्याख्या भी देख लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सीमा है जो कुल 9 राज्य में मतलब 8 राज्य हैं और एक यूटी है। यूटी कौन सी है? तो दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली के साथ में लगती है। तो कितने राज्यों से? 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, कितने राज्यों से लगती है? 8। यहाँ पे राज्य ये याद रखिएगा कि राज्य लिखा है कि केंद्र राज्य और ऑब्लिक करके केंद्र शासित लिख के आता है, तो आप 9 लगाइएगा। अगर ये केंद्र शासित का कुछ भी जिक्र नहीं है तो 8 लिखिएगा। कुल अगर पूछता है तो 9 करिएगा, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो पूर्वी हो जाता है बलिया। बलिया है जो यूपी का सबसे पूर्वी शहर है। तो यहाँ पे हम लोग व्याख्या भी देख लेंगे। यूपी का सबसे पूर्व में स्थित शहर कौन सा हो जाएगा? इधर हो जाएगा बलिया। जो पूर्वी होगा तो बिहार से लगेगा ही, तो ये बिहार राज्य से भी इसकी सीमा लगती है ये बलिया की। उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं जो मऊ, गाजीपुर और देवरिया। बिहार के 3 जिले भोजपुर, छपरा तथा सिवान से ये घिरा हुआ है। तो बलिया से 3 जिले यूपी के लगते हैं। कौन कौन से हैं? भोजपुर लगता है, छपरा लगता है और सिवान लगता है। लखनऊ के 3 जिलों की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले के साथ लगती है? तो लखनऊ ज़िले की सीमा इसमें किसके साथ स्पर्श नहीं करती है पूछ रहा है। तो उन्नाव के साथ भी लखनऊ की सीमा लगती है, बाराबंकी के साथ भी, हरदोई के साथ भी, लेकिन बलिया के साथ नहीं लगती है। बलिया है जो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही वो होता है जो सबसे बड़ा हो, फिर से छोटा हो, वो उससे छोटा हो, उसको कहते हैं अवरोही। तो यहाँ पे वाराणसी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, फिर बागपत का है, लेकिन संत रविदास का सबसे यहाँ पे 3rd नंबर पे नहीं आता है। गौतम बुद्ध है जो 3rd पे आएगा, संत रविदास है जो 4th पे आएगा, लेकिन ऑप्शन में यहाँ कहीं पे है नहीं, तो यही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दी गई है। वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है, बागपत का 1321 है, गौतम बुद्ध नगर का 1282 है और संत रविदास का है जो 1015 है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम लिखना है। पहले क्या था? अवरोही था, मतलब कि ज़्यादा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था और कम की तरफ से आना था, और जब आरोही लिखा होता है तो कम से ज़्यादा की ओर आना होता है। तो इसमें गौतम बुद्ध नगर का सबसे कम है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा बाराबंकी का, फिर मिर्ज़ापुर का, फिर सोनभद्र का। तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। यहाँ पे व्याख्या भी लिखी है। गौतम बुद्ध नगर का 1282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, बाराबंकी का 1444 है और मिर्ज़ापुर का है जो 4405 है, सोनभद्र का 6905 है। तो ये क्षेत्रफल है, आरोही क्रम में ये लिखे भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला इसमें हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे एक व्याख्या दी गई है, इसको याद रखिएगा। न्यूनतम क्षेत्र विकल्प जो दिए थे उसमें सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल है जो गौतम बुद्ध नगर का था 1282 वर्ग किलोमीटर, लेकिन सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अकॉर्डिंग यूपी के क्षेत्रफल की दृष्टि में 75 जिले हैं और 75 जिलों में सबसे छोटा जिला है जो हापुड़ का है। हापुड़ का है जो क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। बहुत लोग संत कबीर नगर, रविदास नगर लगाते हैं, जो कि रॉन्ग है। हापुड़ होगा सबसे छोटा और इसका क्षेत्रफल भी याद रखिएगा 660 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे क्वेश्चन आया भी है 2021 में, तो ये हो जाएगा हापुड़। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक हो जाएगा लखीमपुर खीरी का और सबसे कम तो हापुड़ का। हापुड़ का कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा।
वही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जनपद, तो ये हो जाएगा खीरी भी आ सकता है, कहीं कहीं पे लखीमपुर खीरी लिखा होता है, सेम है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से महोबा हो जाएगा। निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो इन ऑप्शन में बताना है कि सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसमें सबसे छोटा हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी का है वर्ग क्षेत्रफल 1535 है, जौनपुर का 4038 है, इलाहाबाद का 5482 है, गाजीपुर का 3377 है। इसमें क्या बताना है, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है कि उत्तर से दक्षिण आने पर यूपी का कौन कौन से जिले पड़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, उत्तर वाला हो जाएगा। उत्तर में है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद आएगा, इधर आएगा दक्षिण की तरफ बढ़ेगा संत कबीर नगर, फिर संत कबीर की तरफ आएगा अम्बेडकर, फिर संत रविदास। तो ऐसे याद रखिएगा, सारे ये 3 तो सासे नाम है, अम्बेडकर जी हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। सिद्धार्थ नगर को संत कबीर गए, सिद्धार्थ नगर को संत कबीर और अम्बेडकर जी गए और वहाँ पे रविदास से मिले, ऐसे याद रखिएगा। तो सिद्धार्थ नगर को संत कबीर गए और अम्बेडकर गए, वहाँ पे संत रविदास से मिले, ऐसे करके याद रखिएगा, तो भूलेंगे नहीं क्योंकि एक जैसे हैं ये। निम्नलिखित में कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो चित्रकूट भी बनाता है, संत रविदास भी बनाता है, जौनपुर बनाता है, लेकिन इलाहाबाद के साथ सोनभद्र सीमा नहीं बनाता है। तो जब वो और इलाहाबाद के कौन कौन से ज़िले हैं जो सीमावर्ती हैं, तो चित्रकूट हो जाएगा, रीवा यानी कि जो एमपी का है वो हो जाएगा, मिर्ज़ापुर हो जाएगा, भदोही हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा और कौशाम्बी हो जाएगा। ये सब इलाहाबाद को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। कौन सी प्रथा है, तो अन्ना प्रथा है। तो यूपी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ पे है जो अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी विकास के लिए अभिशाप है। ये जो अन्न प्रथा है क्या, तो अन्न प्रथा यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि और वानिकी के लिए अभिशाप है। क्यों है, तो यहाँ पे क्या होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्न प्रथा के तहत किसान है जो चैत्र मास यानी कि जब होली होने वाली होती है उस समय फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। वर्तमान में यह प्रथा अब कृषि और वानिकी के लिए नुकसान साबित हो रही है, क्योंकि इन पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये थे भौगोलिक परिदृश्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट थे, जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं हाल ही में, जो पिछले 2019, 22, 21 में पेपर हुए उनमें जो पूछे गए हैं। इसके बाद में है यूपी की जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु और वन, तो ये यूपी के लिए है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ये 9 क्षेत्र पाए जाते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं यूपी में, 9 हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सस्ते कहीं पे अगर कृषि जलवायु क्षेत्र लिखा होगा, कहीं पे सस्ते जलवायु क्षेत्र लिखा होगा, तो सेम ही है। कितने हैं यूपी में, तो 9 हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई हैं। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण है जो जैविक आपदा घोषित हो चुकी हैं, तो यमुना भी हो चुकी है और गोमती भी हो चुकी है, तो ए और बी दोनों हो जाएंगी। व्याख्या में है जो ए और बी दोनों माना गया है, लेकिन आयोग ने है जो बी यानी कि गोमती नदी को माना है, याद रखिएगा ये भी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है, तो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र है 4.46, 2002 के अनुसार है ये 4.46%। तो जो ये प्रश्न पूछा गया था तब कुल क्षेत्रफल था यूपी में 10,751 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते थे, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.46% था। लेकिन 2021 में जो फिर इसकी रिपोर्ट आई उसके अनुसार है उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रफल अब है जो 17,384 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है। अब है जो क्वेश्चन पूछा जाता है
तो 4.46% नहीं करेंगे, अब 7.22% करेंगे। पहले इतना क्षेत्रफल था, अब इतना क्षेत्रफल हो गया, तो परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। परसेंटेज अब हो गया है 7.22%। रिक्त स्थानों में उचित का चयन कीजिए। तो 2011 में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग अभी बताया है 7.22% था, तो 22 लिखा नहीं, तो 7% हो जाएगा। तो यूपी के जलवायु और वन हो गए। इसके बाद में जनसंख्या और नगरीकरण। यूपी का नगरीकरण की क्लास है जो कल करा दी जाएगी, लेकिन जो ये यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल की जो थ्योरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रही है, तो इसको भी कर लेते हैं इसी में। तो जलवायु और वन किसके बारे में है? यूपी के जलवायु और वन के बारे में है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो यूपी में कितनी जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 2। कौन कौन सी? एक हो गए आर्द्र उष्ण प्रदेश और दूसरा हो गया साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश। एक हो गया आर्द्र और उष्ण प्रदेश, एक हो गया साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को क्या कहते हैं? जो आर्द्र और उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे है जो वर्षा तराई क्षेत्र में 120 से लेकर 180 तक वार्षिक वर्षा होती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा है जो 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे 120 से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और पूर्वी वाले में 100 से 120 होती है। साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है, जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा है जो 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। यूपी के कृषि यानी कि सस्य जलवायु आंचलों को 9 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 9। अभी इसके क्वेश्चन भी करे थे, तो वो 9 कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र है जो उपोष्ण है। पश्चिमी मैदान उपोष्ण है। मध्य पश्चिमी मैदान उपोष्ण है। दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र है ये जो अर्ध शुष्क हो जाएगा। मध्य मैदानी समशीतोष्ण है। बुंदेलखंड क्षेत्र उपोष्ण है। उत्तरी पूर्वी मैदानी ये भी अर्ध शुष्क है। पूर्वी मैदानी समशीतोष्ण है। विंध्य क्षेत्र ये समशीतोष्ण है। तो ये 9 भागों में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कोपेन के अनुसार यूपी में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। थारनेट के अनुसार यूपी में CW अर्थात समशीतोष्ण उपवार्य जलवायु का विस्तार मिलता है। यूपी में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। यूपी के दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और न्यूनतम है जो 13.3 होता है। ये किसका तापमान है? तो दक्षिणी पठारी में जो शीत ऋतु होती है। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इस कारण कर्क रेखा से निकटता है ये, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र है जो कर्क रेखा के निकट है, इसलिए यहाँ पे सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। यूपी के झांसी और आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। यूपी के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं, और इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहते हैं हम। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त महीने में होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश से प्रवेश करता है, और इसे पूर्वा कहते हैं। पूर्वा क्या है? पूर्वा मानसून होता है जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला होता है और बिहार के मैदानी भागों से होते हुए यूपी में प्रवेश करता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी की मानसून से प्राप्त होती है। किस मानसून से? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी। उससे उत्तर प्रदेश की कुल वर्षा का लगभग 75 से लेकर 80% भाग प्राप्त होता है। यूपी के मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है, और औसत वर्षा है जो 184.7 सेंटीमीटर होती है, और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर। यूपी की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान होता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 में आई थी। द्वितीय वन नीति 1988 में घोषित हुई,
राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल में 33.33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है। तो कौन सी नीति के अनुसार आवश्यक होना है 1/3 भाग पर? तो 1988 के अनुसार। पहली वन नीति 1952 में, दूसरी 1988 में आई थी। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई और इसी परिप्रेक्ष्य में यूपी में भी लागू हुई थी। वर्तमान में राज्य वन नीति 1998 के स्थान पर नई वन नीति 2017 लागू की गई है। तो यूपी में कौन सी वन नीति लागू है? 2017। यूपी वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई थी। यूपी में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, निम्न उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ वाले। यूपी में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन तराई और भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं और नम पर्णपाती वन साल, बेर, गूलर, पलास, महुआ, सेमल, आंवला, बेत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यूपी में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य और पश्चिम मैदान क्षेत्रों में पाए जाते हैं और शुष्क पर्णपाती वनों में नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमल, ताश, बेल ये सब पाए जाते हैं। झाड़ियाँ और घासें शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं। यूपी के मैदानी नम भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ इत्यादि के वृक्ष मिलते हैं। यूपी के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन कौन से वन है? अकेसिया, कटीले, लेगुमस, यूरफियास, फुलई, कत्था, कोक्को, धामन तथा रउंझा के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ वाले वनों में साल और गोंद की प्राप्ति होती है। विरोजा और तारपीन के तेल की प्राप्ति चीड़ के वृक्ष के राल से होती है। तो विरोजा और तारपीन के तेल कहाँ से मिलता है? तो ये चीड़ के वृक्ष से मिलता है। कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। बेत और बांस का उपयोग मुख्यतः कागज उद्योग में किया जाता है। बीड़ी बनाने हेतु तेंदू वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो बीड़ी बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाएगा? तेंदू। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में रोवोल्फिया सर्पेटाइना, वाइओला सर्फेंस, पोडोफाइलियम और हेक्सोड्रम और एफेकरा गेराराइडियान नामक औषधि पाए जाते हैं। कहाँ पे? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यूपी के बुंदेलखंड में बघेलखंड क्षेत्रों में मुख्यतः ढाक, सागौन, महुआ, सिलाई, चिरौंजी, तेंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। यूपी में सामाजिक वानिकी योजना वर्ष कब स्टार्ट हुआ? तो 1976 में स्टार्ट हुआ था। सहभागी वन प्रबंधन जापान सरकार की मदद से जुलाई 2010 में तराई, विंध्य, बुंदेलखंड क्षेत्रों में चलाई जा रही है। सोनभद्र के वेलहत्ती ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। तो यूपी का पहला ग्राम वन कौन सा हो जाएगा? वेलहत्ती हो जाएगा। वेलहत्ती कहाँ पे है? तो सोनभद्र में है। यूपी के संयुक्त वन प्रबंधन वर्ष 1992 में स्टार्ट हुआ था। यूपी के वनों को वर्ष 1935 में राज्य की संपत्ति घोषित किया गया। तो यूपी के वनों को राज्य की संपत्ति कब घोषित किया गया? 1935 में। यूपी में वन महोत्सव का आरंभ जुलाई 1952 से स्टार्ट हुआ है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल अधिकार है। वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। 2021 के अनुसार यूपी में अभिलेखित वन क्षेत्र का एरिया है 17,384 है, जो कि पूरे क्षेत्रफल का है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है जो 14,818 किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% है। कुल वनारोहण है जो 6.15 है और कुल है जो ये वन क्षेत्र 7.22% है। और यूपी में कुल वृक्षारोपण 7421 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.08 है। कुल वनावरण और कुल वृक्षारोपण है जो 22,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले। तो सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, ये हैं जो सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर लखीमपुर खीरी भी है, फिर मिर्ज़ापुर में है। न्यूनतम वाला कौन हो जाएगा? न्यूनतम में संत रविदास हो जाएगा, मऊ हो जाएगा और मैनपुरी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा है जो लखीमपुर में हो जाएगा, सोनभद्र में सबसे कम हो जाएगा, संत रविदास में हो जाएगा। सर्वाधिक
वनावरण प्रतिशत वाले जिले, तो ये तो क्षेत्रफल वाला था, और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल दोनों में सोनभद्र फर्स्ट पे है, और इसमें प्रतिशत में दूसरे पे चंदौली है, तीसरे पे पीलीभीत है। और न्यूनतम वाले में कौन हो जाएगा, इसमें भी संत रविदास नगर हो जाएगा, मैनपुरी हो जाएगा और देवरिया हो जाएगा। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवाद कहा जाता है, किसे, यूकेलिप्टस को। 2007 से 2008 तक ऑपरेशन ग्रीन का संचालन यूपी सरकार द्वारा किया गया। तो ऑपरेशन ग्रीन कब चला गया, 2007-08 में। इसका संबंध वन क्षेत्र के विस्तार से है। यूपी में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, बदायूं, सहारनपुर जिलों में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है। वनों पर आधारित यूपी के कुछ प्रमुख उद्योग हैं बेंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाईवुड। कागज का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, सहारनपुर में है। बीड़ी, चीनी के खिलौने मिर्ज़ापुर, झांसी। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, वाराणसी। खेल का सामान मेरठ। देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब का है, तो 1972 का है ये। वन और वन्य प्राणी विशेष समवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो वन और वन्य प्राणी किस सूची में है, तो वन और वन्य प्राणी है जो समवर्ती सूची में 1976 में इनको शामिल किया गया था। यूपी में तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, चीतल, ये सभी जंतु पाए जाते हैं। यूपी में सामान्यतः पाए जाने वाले पक्षी हैं जो कौवा है, कबूतर, बगुला, सारस, गठफोड़वा, तोता, मैना, बुलबुल है। राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन को। यूपी के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में ये पाई जाती हैं। और गंगा डॉल्फिन को है जो स्थानीय भाषा में सुइस या सुसु भी कहा जाता है। तो इसके क्वेश्चन मैंने अभी करा दिए थे, थ्योरी भी हो गई है। और अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।